ये धम्म स्तूप का निर्माण हुआ था। 7 दिन तथागत बुद्ध यहाँ रहे और नाग राजाओं को, रानियों को और उपासक उपासिकाओं को और राजा को उन्होंने धम्म दे दिया। सम्राट अशोक ने ये धम्म स्तूप बनवाए हैं और हर्षवर्धन के समय में ये स्तूप धीरे धीरे फिनिश हो गया था। लॉर्ड कनिंघम ने 1862-61 में खुदाई कराई है और ये कनिंघम द्वारा लिखी हुई 2 किताबें हैं मेरे पास। इसने जब यहाँ खुदाई कराई है तब ये धम्म स्तूप ऊपर निकल के आए हैं और ये सब मिट्टी के ढेर में, कूड़े के ढेर में और झील है यहाँ पर। जब लड़ाई हुई तो अच्युत नाग राजा, जो नाग राजाओं के अंतिम राजा थे, वो पराजित हो गए थे। फिर वहीं से जो है मैथोलॉजी का डेवलपमेंट होना शुरू हुआ और श्रम भी। तो ह्वेनसांग जब आया था तो उस समय इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा संख्या बौद्धिस्टों की थी। ह्वेनसांग जब यहाँ पर आए थे तो इस क्षेत्र जो है समाप्ति की कगार पर था, राज्य खत्म हो गया था। लेकिन जो संघाराम था, उन्होंने 10 संघाराम देखे थे, 1000 भिक्षु रहते थे, करीबन 10 बुद्ध विहार थे और सम्राट अशोक द्वारा बनाया हुआ जो है धम्म स्तूप था। आज भी जो है 5 और 6 धम्म स्तूप मौजूद है। जैन मंदिर है, यहाँ पर साल में 2 बार बहुत जबरदस्त कार्यक्रम होते हैं, मेला लगता है। लेकिन बौद्धिस्ट लोगों का कुछ नहीं है। जो बौद्ध इतिहास था उसको भी लोगों ने दफन कर दिया।
नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज 24x7 नीलम बोध के साथ। और साथियों, आज फिर मैं आपको लेकर पहुंची भारत के एक ऐसी ऐतिहासिक धरोहर पर जिसको कहीं ना कहीं इतिहास के पन्नों में दबाने का काम किया गया है। जी हां साथियों, अगर मैं भारत देश की बात करूं तो भारत देश में जहां जहां खुदाई होती है, आप किसी भी कोने में खुदाई कर लीजिए, वहां पर आपको बुद्ध ही बुद्ध नजर आएंगे। एक समय था जब ये भारत भूमि पूरी की पूरी बौद्ध लोगों से परिपूर्ण थी। जी हाँ साथियों, आप जिस तरह से मेरे पीछे देख पा रहे होंगे, ये विशाल का स्तूप। जी हाँ साथियों, बौद्ध साहित्य में आपको बहुत सारे स्तूप देखने को मिल जाए, चाहे मैं सांची की बात करूं, वैशाली की बात करूं, या फिर मैं बोध गया की बात करूं, या फिर मैं नेपाल की बात करूं। आप जहां जहां जाएंगे वहां वहां आपको बुद्ध से जुड़े हुए और उनके साहित्य से जुड़े, और खासकर जो भारत की संस्कृति है, स्तूपों के कारण जो इतिहास रहा है, वो आपको देखने को मिलेगा। अभी वर्तमान में आप जिस तरह से मेरे पीछे ये बोर्ड देख पा रहे होंगे साथियों, ये बोर्ड आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा लगाया गया है, और इस पर जो लिखा है वो भी आपको दिखाई दे रहा होगा। मैं बता दूं आपको, बरेली से आगे रामनगर है, और रामनगर में ही अही क्षेत्र नाम की ये जगह है। और इसका क्या इतिहास है, उस पर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि इसका क्या इतिहास है, ये जो स्तूप है यहाँ पर किस लिए प्रसिद्ध है। लेकिन तो आइए साथियों, इसको पहले हम देख लेते हैं चारों तरफ से जो ये स्तूप है, इसके आसपास में क्या है, किस तरह से बना है और इसका आकार क्या है। उसके बाद हम इस पर चर्चा करेंगे। और साथ ही जब हम रास्ते से आ रहे थे तो हमें जगह जगह पर बोर्ड दिखाई दिए जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा लगाए गए हैं। और जिस तरह से बोर्ड पे साफ साफ चेतावनी लिखी गई थी कि इस स्तूप के 200 मीटर के आसपास में कोई निर्माण कार्य अवैध है, लेकिन हम देख रहे हैं कि पास में ही बिल्कुल देखिए स्तूप सटा हुआ एक खेत है और इसमें गेहूं उगाए गए हैं। वो देखिए जिस तरह से आपको साफ साफ उधर दिखाई दे रहा होगा। मैं चाहूंगी एक बार कैमरा मैन से थोड़ा जूम करके दिखाए। एक भाई साहब है, वो कुछ मिटाने का काम कर रहे हैं, और उसका कारण ये है क्योंकि इस स्तूप पर कुछ भी लिखना गैर कानूनी है, और इसीलिए उस चीज को यहाँ से मिटाया जा रहा है। क्योंकि लोग आते हैं, अपनी मनमानी करते हैं, कुछ भी लिखकर चले जाते हैं। यहाँ पर तमाम लोग घूमने आए, उनसे भी जुड़ने का प्रयास करेंगे कि आखिर वो किस लिए आए हैं और क्या कुछ इसमें नया है। तो सर, नाम क्या आपका? डॉक्टर बी आर बुद्धप्री। डॉक्टर बी आर जी पे आए हैं यहाँ? मैं आता ही रहता हूँ, ये मेरा शोध का विषय है और मैं आता ही रहता हूँ। आज भी मैं अपने साथियों के साथ आया हूँ शोध की कड़ी में, अनुसंधान की कड़ी में। जी, तो सर इसका थोड़ा सा इतिहास बताएं हमारे दर्शकों को। एक्चुअल में ये अहिछत्रा का धम्म स्तूप है, और ये धम्म स्तूप जब तथागत बुद्ध नाग राजा और रानियों को धम्मदेशना देने के लिए आए थे, तो ये धम्म स्तूप का निर्माण हुआ था। 7 दिन तथागत बुद्ध यहाँ रहे और नाग राजाओं को, रानियों को और उपासक उपासिकाओं को और राजा को उन्होंने धम्मदेश दिया। सम्राट अशोक ने ये धम्म स्तूप बनवाए हैं, और हर्षवर्धन के समय में ये स्तूप धीरे धीरे फिनिश हो गया था, और अहिछत्रा जो है कन्नौज साम्राज्य का भाग हो गया था। जी सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जो अभी जिस तरह से जो नागवंशी राजा भी रहे हैं, उन्होंने काम भी किया है, और जो धार्मिक दृष्टि है उससे जो पांचाल देश है उसका क्या महत्व है? देखिए, एक्चुअल में पांचाल देश जो है धार्मिक दृष्टि से, तथागत बुद्ध जब श्रावस्ती के कुठागार में विचरण कर रहे थे, तो पंचाल के जो एक विशाख पुत्र तथागत बुद्ध के जो शिष्य थे, उन्होंने वहाँ पर धम्मदेशना दिया था, और तथागत बुद्ध ने उस धम्मदेशना को बताया था। और पंचाल में कौटिल्य, पातंजलि और अन्य अच्छे अच्छे साहित्यकार और विद्वान हुए हैं। पांचाल इसलिए प्रसिद्ध रहा। जी, आपने बताया कि काफी प्रसिद्ध रहा है, तो सर पाली साहित्य है, पाली साहित्य की दृष्टि से पांचाल देश का क्या महत्व है? पाली साहित्य की स्थिति से भरत सिंह उपाध्याय ने एक भारत का प्राचीन इतिहास का भूगोल उन्होंने लिखा है, जिसमें ये लिखा है कि तथागत बुद्ध के उपदेश देते समय उनके एक दांत गिर गए थे, तो उसको घड़ा में संरक्षित करके रखा गया था, और उसी पे धम्म स्तूप बना। और पाली में जो विशाख
पुत्र हैं उनके धम्मदेशना का वर्णन आता है। जो चीन यात्री हेंगसोंग थे जो यहाँ पर आए थे, उन्होंने किस तरह से इस स्थल का वर्णन अपने साहित्य में किया है? देखिए नीलम जी, ये प्रश्न आपका बड़ा वाजिब है, समसामयिक भी है। हमारे दो धम्मयात्री चीन से आए, जी। फाहियान और ह्वेनसांग। ह्वेनसांग जब यहाँ पर आए थे तो अक्षेत्रा जो है समाप्ति की कगार पर था, राज्य खत्म हो गया था। लेकिन जो संघाराम था, उन्होंने 10 संघाराम देखे थे, 1000 भिक्षु रहते थे, करीबन 10 बुद्ध विहार थे और सम्राट अशोक द्वारा बनाया हुआ जो है धम्म स्तूप था। आज भी जो है 5 और 6 धम्म स्तूप मौजूद हैं। सर, अभी जिस तरह से आपने बताया कि जो उस समय जब चीन यात्री यहाँ पर आए थे तो 7 संघाराम थे, और उसी कड़ी में हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जब चीन यात्री हेंगसोंग यहाँ पर आए थे तो उस समय भारत देश में बौद्धों की संख्या कितनी थी? देखिए, भारत में बौद्धों की संख्या बहुत थी, क्योंकि उस समय तक्षशिला, नालंदा और श्रावस्ती, कुशीनगर, कपिलवस्तु, उसी कड़ी में अहिक्षेत्रा भी काफ़ी वैभवशाली नगर था। यहाँ पर नाग राजाओं की राजधानी रही। नाग राजाओं के बुलाने पर तथागत बुद्ध अहिक्षेत्रा आए, तो पूरा अहिक्षेत्रा में आने के बाद तथागत बुद्ध ने जो पंचशील दिया, जो आर्य सत्य दिया और अष्टांगिक मार्ग दिया, उससे पूरा वैभवशाली अहिक्षेत्रा जो है बौद्धमय हो गया था। तो ह्वेनसांग जब आया था तो उस समय अहिक्षेत्रा में सबसे ज्यादा संख्या बौद्धिस्टों की थी। जी, जिस तरह से हम अहिक्षेत्रा का इतिहास पढ़ते हैं, इसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं, तो उस समय जब चीन यात्री यहाँ पर आया था, जो बौद्ध धर्म है और जो जैन धर्म है, उसमें क्या संबंध था? देखिए, ऐसा है कि अहिक्षेत्रा जो है सर्वधर्म समभाव वाली जगह थी। सबसे पहले यहाँ पर जो है बुद्ध धर्म के लोग थे, बाद में जो है जैन धर्म हुआ और फिर शैव धर्म हुआ। तो बौद्ध धर्म, जैन धर्म और शैव धर्म तीनों जो है बारी बारी से डेवलप करते रहे, लेकिन जो बुद्धिज्म का प्लेस था वो अपना सर्वोपरि बना रहा। जैन धर्म भी विकास किया, तो लोग भी मानने वाले हो गए, लेकिन उसके पहले बौद्धिस्टों की संख्या यहाँ बहुत थी। अब बौद्ध धर्म ही था, क्योंकि अच्युतनाग राजा और समुद्रगुप्त से लिल्लौर झील है यहाँ पर, जब लड़ाई हुई तो अच्युतनाग राजा, जो नाग राजाओं के अंतिम राजा थे, वो पराजित हो गए थे। फिर वहीं से जो है मैथोलॉजी का डेवलपमेंट होना शुरू हुआ और श्रम भी आया, जैन धर्म भी आया और उसकी संख्या बहुत ज्यादा थी। हाँ सर, में जो आखिरी नागवंश राजा वो थे, नागवंश के जो राजा थे अहिक्षेत्रा के, अहिक्षेत्रा में 22 नाग राजाओं के राज करने का जो है वर्णन आता है। प्राचीन भारत का इतिहास जो लिखा है डॉक्टर बी.डी. महाजन ने, उसमें उन्होंने 22 नाग राजाओं के राज करने का वर्णन किया है। और सबसे अंतिम नाग जो राजा थे अच्युत नाग राजा थे, और उनके पराजित होने के बाद जो है अहिक्षेत्रा में शैव धर्म का प्रादुर्भाव हुआ था। तो सर, जो अहिक्षेत्रा है, इसके आसपास में कौन कौन से गांव हैं? अहिक्षेत्रा के अगल बगल में जो है नसरतगंज है जी, हरदासपुर है, बराथानपुर है, रामनगर है, आंवला है, और कोई गांव बताइए नाम? जगन्नाथपुर, लक्ष्मीपुर। अहिक्षेत्रा का पूरा जो एरिया है लगभग 12 किलोमीटर का है। ये सब 12 किलोमीटर के एरिया में अहिक्षेत्रा का क्षेत्र फैला हुआ है। सर, इसका जो सांस्कृतिक इतिहास है वो कैसा रहा है? देखिए, अहिक्षेत्रा का जो सांस्कृतिक इतिहास है, हमारे एक मित्र हैं डॉक्टर अतुल मिश्र जी, उन्होंने एक किताब लिखी है अहिक्षेत्रा का सांस्कृतिक इतिहास। उन्होंने ये लिखा है कि अहिक्षेत्रा के लोग बड़े धर्मनिष्ठ थे, ईमानदार थे, कर्तव्य परायण थे, मेहमान नवाजी करने में बड़े उत्तम क्वालिटी के थे, चरित्रवान थे। चरित्रवान इसलिए थे कि तथागत बुद्ध जब पाणादिपाता बेरमणि शिखा पदम समाधि यामी कहते हैं तो वो चीज चल के उनके जीन्स में आती है। तो यहाँ का जो सांस्कृतिक इतिहास रहा है, सर्वधर्म संभाव की बात रही है। सभी लोग एक दूसरे को सहयोग करते हैं, दूसरे को पहचानते हैं और दूसरे के सुख दुख में हमेशा खड़ा रहते हैं। झील है, उसका क्या महत्व है इतिहास में? यहाँ का जो लिल्लौर झील है, यहाँ से करीबन 10-12 किलोमीटर की दूरी पर है। वहां पर अभी भी जो है धर्मावशेष पड़े हुए हैं। वहां पर अंतिम नाग राजा अच्युतनाग और समुद्रगुप्त के बीच में युद्ध हुआ था और वहीं पर अच्युतनाग राजा पराजित हुए थे। जबकि दूसरे संपर्क में, दूसरे बार में
अच्युत नाग राजा को हराया था समुद्रगुप्त में, और समुद्रगुप्त भी नाग राजा ही था। सर ये कैसे पता चला ये विरासत है, ये स्तूप है, ये बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है? ये देखिए कनिंगम, लॉर्ड कनिंगम ने 1862-61 में खुदाई कराई है, और ये मैं आपको दिखा रहा हूँ आर्जिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ये कनिंगम की रिपोर्ट है, भारत सरकार द्वारा पब्लिश है। ये जो है एंशिएंट ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, प्राचीन भारत का भूगोल, ये कनिंगम द्वारा लिखी हुई 2 किताबें हैं मेरे पास। इसने जब यहाँ खुदाई कराई है तब ये धम्म स्तूप ऊपर निकल के आए हैं, और ये सब मिट्टी के ढेर में, कूड़े के ढेर में, और सब ये दबे हुए चीज थे। कनिंगम के खुदाई के बाद ये निकल के आया। भारत में जितने भी बौद्ध स्थल निकल के आए हैं मिट्टी के ढेर से, वो सब को खुदाई करके निकालने का श्रेय कनिंगम को है, और मैं कनिंगम को साधुवाद देता हूं कि वो पुरातत्व विभाग का जनरल मेजर बन के आया, और यहाँ के बुद्ध प्लेस जो डूब गए थे, प्राय लुप्त हो गए थे, उसको उजागर का काम किया। बहुत बहुत साधुवाद कनिंगम को। सर लेकिन ये कैसे पता चलता है कि ये बुद्धिस्ट प्लेस है? देखिए ऐसा है कि सबसे पहले मैं आपको बताऊं, जो क्षेत्रा की खुदाई करने के लिए कनिंगम ने नक्शा दिया है, वो नक्शा भी मैं आपको अभी दिखा दूंगा, है मेरे पास। बट जो क्षेत्रा का स्तूप है, ये सम्राट अशोक द्वारा स्तूप बनाया गया था। 5 स्तूप बनाए गए थे, सब अपने मौजूदा स्थिति में है। ये स्तूपों का जो है मेल, उस समय जो बुद्धिस्ट कंट्री हुआ करती थी, देश हुआ करता था, तक्षशिला, नालंदा, कुशीनगर, श्रावस्ती, उन सब स्तूपों से ये मेल खाता है क्षेत्रा का धम्म स्तूप। तो हम इसको धम्म स्तूप, कनिंगम कहता है कि धम्म स्तूप है ये जी। लेकिन सर इस पे बहुत लोग अन्य तरह का दावा भी करते हैं कि ये कोई प्राचीन मंदिर रहा है, उसकी विरासत है, और ऊपर से जिस तरह से एक पिलर भी दिखाई दे रहा है, वो क्या है सर? देखिए ऊपर जो आपको पिलर दिखाई दे रहा है, एक्चुअल में क्या है, वो अशोक का स्तंभ है। लोग किंवदंतियों के हिसाब से जो कुछ मन में आता है कुछ करते रहते हैं। लेकिन जो लॉर्ड कनिंगम है, वो पुरातत्व विभाग जो है अध्यक्ष है, और सभी जगह पर उसने तात्विक खोज कर सभी देशों को निकाला है, बताया। कनिंगम की जो बात है, एथेंटिक बात है, हम उस लेंगे। ये स्तूप ही है और वो अशोक स्तंभ है। तो सर बहुत बहुत साधुवाद आपका इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए इतिहास में भी छेड़छाड़ लोग करते हैं, और आज जिस तरह से तमाम वीडियो अगर आप यहाँ के नाम की डालेंगे तो आपको कुछ और ही दृश्य उनका देखने को मिलेगा, कुछ और ही स्वरूप देखने को मिलेगा, और यहाँ की जो महत्वपूर्ण जानकारी और सही जानकारी है वो आपको नहीं मिलेगी। लेकिन आज सर ने हमें अवगत कराया, और इतिहास के तथ्यों में से जो चीज़ें निकाली हैं, किस तरह से चीन यात्री यहाँ पर आए, किस तरह से उन्होंने खोज की, किस तरह से यहाँ पर सम्राट अशोक का जो पिलर है वो भी ऊपर लगा हुआ है, तो इन्हीं चीज़ों से आप समझ सकते हैं कि सारी चीज़ें तथ्य और सबूतों के आधार पर बोली जा रही है, ना कि हवाई की जा रही है। तो साथ ही मैं आपसे चाहूंगी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट करके बताएं कि ऐतिहासिक धरोहर का जो एक आज विश्लेषण हुआ है, या इस पर जो चिंतन मनन हुआ है या रिसर्च हुआ है, वो आपको कैसा लगा।